आज़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने बुक में से चैप्टर 11 को जो है वो डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास आता है एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग शीला की बुक में सबसे पहले आपके पास की टर्म्स आ जाती हैं इसकी, जो आपने इसको अच्छे से जो है ना वो रीड करनी होती है। ठीक है, एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन में जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपने देखना है कि एंगर क्या होता है, हॉस्टिलिटी क्या होता है, एग्रेशन क्या होता है। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो कि इनके साथ रिलेटेड हैं, हमने उसको जो है वो डिस्कस करना होता है। ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह क्या क्या हो सकती हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस हम क्या क्या कर सकते हैं इनकी फेजेस के लिए। एक तो सेपरेट एग्रेशन के लिए कौन कौन से जो है वो हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है, प्लस जो हमारे पास इनकी फेजेस हैं उसके लिए कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो हम कर कर सकते हैं। ठीक है, वो वाली इंटरवेंशन जो है वो भी हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद आपने लास्ट पे जो है ना वो नर्सेज के इश्यूज जो कि वर्किंग के दौरान फेस करने पड़ते हैं जब भी एंगर, होस्टाइल या एग्रेसिव क्लाइंट्स को जो है ना वो डील कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो ये चीजें जो है ना ये हमने इसमें से डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाए, इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले बताया हुआ कि एंगर जो है हमारे पास कब होता है, एंगर की कंडीशन कब होती है। एंगर रिजल्ट्स व्हेन अ पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड, हर्ट और अफ्रेड। ठीक है, एंगर कब होता है, जब एक पर्सन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है, हर्ट हुआ होता है या अफ्रेड है। ठीक है, वो किसी चीज से डरा हुआ है, किसी चीज से खौफजदा है, या उसको किसी चीज के ऊपर जो है वो गुस्सा आया हुआ है। हैंडल्ड appropriately and expressed assertively, anger can be a positive force that helps a person resolve conflict। क्या मतलब, कभी कभी जो है वो अगर इसको हैंडल अच्छे से कर लिया जाए तो ये एक पॉजिटिव फोर्स भी हो सकती है जो कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है या आपके डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन कभी कभी जो है ये एक नेगेटिव फोर्स के ऊपर भी जो है वो हम कंसिडर करते हैं जब फाइट और फ्लाइट के साथ ही ज्यादातर रिलेटेड होती है। इसके बाद आपने ये हॉस्टिलिटी की डेफिनेशन करनी है। हॉस्टिलिटी को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है हॉस्टिलिटी को हम वर्बल एग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, वर्बल एग्रेशन का मतलब ये है कि आप एक इमोशंस जो आपके एक्सप्रेस होते हैं थ्रू वर्बल अब्यूज। ठीक है, जब आप जुबान से जो है कोई बात निकालते हो और उसके थ्रू आप अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करते हो, तो हम उसे कहते हैं गुस्से के साथ, जब जिसमें कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं होती, लैक ऑफ कोऑपरेशन है, वायलेशन ऑफ रूल्स है, यानी रूल्स को हम फॉलो नहीं करते, थ्रेटनिंग बिहेवियर जो है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वर्बल एग्रेशन के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं और इसको हम नाम देते हैं हॉस्टिलिटी का। एंगर की डेफिनेशन हमने इस पैराग्राफ में से कर ली, इसके बाद हमने हॉस्टिलिटी की डेफिनेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एग्रेशन की जो है वो टाइप आ जाती है। एग्रेशन की फिजिकली क्या होता है, फिजिकल एग्रेशन क्या होता है। फिजिकल एग्रेशन इज बिहेवियर इन विच अ पर्सन अटैक्स और इंजर अनदर पर्सन और डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन ने दूसरे के ऊपर अटैक किया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक किया, खुद उसकी उसके ऊपर जो है वो अटैक करके उसकी जो है उसको इंजरी पहुंचाई है, या उसकी जो है वो फिजिकल या प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्ट्रॉय किया, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास फिजिकल एग्रेशन में रहता है। इसमें वर्बल एग्रेशन भी आ सकता है, फिजिकल एग्रेशन भी आ सकता है। दोनों चीजें हम क्या कहते हैं कि इसमें दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाया जाता है या दूसरे पर्सन को जो है वो पनिश दी जा रही है या उसको फोर्स किया जा रहा है किसी काम को करने पे, इसको हम कहते हैं फिजिकल एग्रेशन। एंगर की डेफिनेशन हो गई, हॉस्टिलिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, और फिजिकल एग्रेशन है जिसमें पर्सनली अटैक किया गया। हॉस्टिलिटी को हम वर्बल एग्रेशन कहते हैं जिसमें बाय वर्ड्स जो है वो हम अटैक करते हैं किसी दूसरे के ऊपर। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि हॉस्टिलिटी में वायलेंस, अब्यूज, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन ये चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। ऑनसेट की अगर हम बात करें तो जस्ट रीड करने वाली चीजें यहाँ में लिखी हैं कि एंगर जो होता है हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते एंगर को डायरेक्टली एक्सप्रेस करने में। ठीक है, एंगर नॉर्मल भी हो सकता है, ये एक हेल्दी रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आता है तो ये प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, बल्कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंग्री फीलिंग्स आर नॉट बैड, रॉन्ग। ठीक है, इट इज नॉट हेल्दी और टू डिनाई और ट्राई टू एलिमिनेट एवर फीलिंग एंग्री। मतलब ये एक अच्छी बात है कि आपको अगर गुस्सा आता है तो आप उसको निकालते हैं, आप जो है वो पॉजिटिव फील करते हैं बाद में, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पॉजिटिव मैनर। लेकिन ये कि आपको उसको बजाय से कि आप उसको होल्ड करें, सप्रेस करें, आप उसे जो है इससे बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मुश्किल वाले हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास माइग्रेन आ जाती है, हेडेक आ जाता है, अल्सर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हैं, या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डिप्रेशन या लो सेल्फ एस्टीम की कंडीशंस जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम एंगर को जो है वो होल्ड ऑन करते हैं तो फिर ये वाली कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं।
असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स आगे उन्होंने दी हुई है, जिसमें हमारे पास आई स्टेटमेंट आ जाता है, जो कि आपके पास फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये है कि अगर आप एंगर को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैथारसिस की एक्टिविटी है। कैथारसिस मतलब आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताइए जिसमें आप जो है वो एंगर को कम कर सकते हो। किस तरह से कम कर सकते हो? इंगेजिंग इन एग्रेसिव बट सेफ एक्टिविटीज, जिसमें आता है हिटिंग अ पंचिंग बैग या येलिंग। ये सारी आपकी कैथारसिस की टेक्निक्स यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स जो हैं वो भी आ जाती हैं इसके अंदर। कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? डिस्ट्रैक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या किसी का पर्सपेक्टिव चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन किसी की बात को किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, तो आप उसको जो है वो चेंज करके किसी और पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाएंगे, भाई उसकी बात का मतलब ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके भी हम जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एंगर एक्सप्रेशन, जिसमें आता है कि असर्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। असर्टिव कम्युनिकेशन मतलब आप अपने एंगर को एक्सप्रेस करें और इग्नोर करें, दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं आप इन तरीकों के थ्रू। उसके बाद ये असर्टिव कम्युनिकेशन का थोड़ा सा बताया हुआ है कि एंगर सप्रेशन जो है वो कॉमन है वुमेन के अंदर, वो हैव बीन स्पेशलाइज्ड टू मेंटेन एंड एनहांस रिलेशनशिप। मतलब कभी कभी आप रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी एंगर को क्या करते हो? सप्रेस कर लेते हो, एंगर जो है वो खत्म कर लेते हो, ठीक है। और ये वुमेन के अंदर ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्कूल एज गर्ल्स रिपोर्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट, डिसमिसल एंड डिनायल ऑफ द राइट टू एक्सप्रेस एंगर। मतलब स्कूल एज गर्ल्स होती हैं, वो जब अपने एंगर को एक्सप्रेस करती हैं तो वो किस तरह से करती हैं कि वो यहाँ तो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, या कोई बात को अगर कही जाए तो उसको डिनाई कर देती हैं, डिफ्यूजल देना शुरू कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ों से वो क्या करती हैं? वो शो करवाती हैं कि भाई हम एंग्री हैं, ठीक है। द ऑफेंडर्स आर नॉट स्ट्रेंजर्स बट आर यूजुअली देयर क्लोजेस्ट इंटीमेट्स। मैनिफेस्टेशन जो होती है सोमैटिक कंप्लायंस के थ्रू भी हो सकती है, एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकती है अगर आप ज़्यादा देर तक एंगर को सप्रेस करते हो। जैसे हमने पहले पढ़ा, एंगर को सप्रेस नहीं करना, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर आप गुस्से में थे तो ये मसला था, ठीक है। हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन में कुछ हमारे पास ना फेजेस हैं, जैसे हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव बिहेवियर कैन भी सडन भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एग्रेसिव जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी क्या होती हैं? कुछ फेजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिगरिंग फेजेस। इनके हमारे पास फेजेस में आपके पास सबसे पहले आती है एस्केलेशन फेज है, ठीक है, फिर क्राइसिस फेज है और रिकवरी या पोस्ट क्राइसिस फेज है, ठीक है। अब इसमें देखिए फेजेस जो होते हैं इनके अपने अपने साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। नीचे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने सारी स्टेजेस को मेंशन किया हुआ है। ये रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये है कि अगर आप अग्रेसिव पेशेंट हो तो अग्रेसिव होने के साथ साथ आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या कौन कौन सी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं जिसमें आप जो है वो जो आप फेस कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, रूटरी हेलुसिनेशंस आ जाती हैं। अगर आप ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। डिमेंशिया है, डिलेरियम है, हेड इंजरीज है, इंटॉक्सिकेशन है। ये कुछ नाम लिखे हमें ये आपने करने हैं। ये चीज़ें जो है वो एक एग्रेसिव पेशेंट जो है वो फेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर क्या होता है? ये हमारे पास एपिसोड्स ऑफ एग्रेसिव इम्पल्सिस, जिनकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी वगैरह को इंसान डिस्ट्रॉय करता है या असॉल्ट करता है। असॉल्ट होता है फिजिकल अटैक करना किसी के ऊपर। तो इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर ही हमारे पास साइकेट्रिक डायग्नोसिस की ही कुछ कह लें कि करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी अटैक करता है और वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर भी क्या करता है? अटैक करता है। एक्टिंग आउट की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद एक्टिंग आउट क्या होता है हमारे पास? एक्टिंग आउट इज एन इम्यून इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है? पर्सन डील्स विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू एक्शंस रादर देन थ्रू रिफ्लेक्शन और फीलिंग। मतलब आप अगर डील कर रहे हो किसी चीज के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर रहे हो या स्ट्रेसर्स के साथ डील कर रहे हो, तो आप कैसे डील करते हो? आप अपने एक्शंस के साथ जो है वो डील करते हो, रादर देन कि आप सिर्फ फीलिंग सिर्फ शो करवाओ कि मुझे जो है वो स्ट्रेस पहुंचा है या मैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर रहा हूँ। आप उसके ऊपर एक्ट आउट यानी आप उसको प्रैक्टिकल जो है वो उस प्रैक्टिकल करके पर्सन जो है वो डील करता है अपने स्ट्रेसर्स के साथ, रादर देन के सिर्फ फील करके कि अच्छा मैं इसको इसके थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ या इसको इसके थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, बल्कि आप प्रैक्टिकल करके उसको बताते हो कि मैं इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें से आपने एक्टिंग आउट की डेफिनेशन करनी होती है। इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें पर्सन डील करता है विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू एक्शंस रादर देन थ्रू रिफ्लेक्शन और फीलिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना एंगर या हॉस्टिलिटी की न्यूरोबायोलॉजिकल थेरीज हैं कि मतलब कॉजेस क्या क्या हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं एग्रेशन में, ठीक है।
यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से इंसानों को या एनिमल्स के अंदर भी इवन तो ये होता है कि गुस्सा आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सेरोटोनिन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है गुस्से को इन्हिबिट करने में। अगर आपको गुस्सा आता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रोल जो प्ले करता है वो सेरोटोनिन। लेकिन अगर सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा और एंगर अटैक होगा, ठीक है? इन एडिशन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इम्पल्सिवली वायलेंट बिहेवियर। यानी अगर डोपामिन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है या नॉरएपिनेफ्रिन की, तो उसकी वजह से भी इंसान को क्या आता है, ज्यादा गुस्सा आता है। तो न्यूरोबायोलॉजिकल थेरीज बेसिकली बताती है कि अगर लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपका डैमेज हो जाए या फ्रंटल या टेम्पोरल बोन लोब जो है वो ब्रेन का वो अल्टर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक पर्सन की एबिलिटी जो है वो गुस्से को हैंडल करने की वो सारी खराब हो जाती है और उसकी वजह से ज्यादा गुस्सा आता है। तो न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज में हमने ये पढ़ना था बेसिकली कि जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो किस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर कॉज कर सकती हैं। उसमें हमने पढ़ा कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि मेन रोल प्ले कर सकते हैं हमारा एग्रेशन में। जैसे कि हमारे पास सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है, हमें गुस्सा जो है वो कम आएगा। लेकिन अगर जो डोपामाइन है उसका लेवल ज़्यादा हो या हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो तो उससे एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा होता है। साइकोसोशल थ्योरीज़ हमारे पास क्या आती हैं, साइकोसोशल थ्योरीज़ में कहा जाता है कि मतलब ग्रोथ में जो है डेवलपमेंट में टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं। यानी जिस तरह इंसान जो है वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते जाते हैं। जैसे चाइल्ड मैच्योर होता है उसका इम्पल्स कंट्रोल आ जाता है। इम्पल्स कंट्रोल में हम क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू डिले द ग्रेटिफिकेशन एंड सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको हम कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर हो आपका पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, पीयर्स के साथ या स्कूल के अंदर सक्सेस हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ वगैरह जो होती हैं, ये चीज़ें गुस्से को कम करती हैं। जबकि डिसफंक्शनल फैमिली हो, पुअर पेरेंटिंग हो, इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स हो या बच्चों को कम अटेंशन मिलती हो, तो वो बच्चे जो होते हैं इनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है कि वो अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो इख्तियार करते हैं। तो साइकोसोशल थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि जितना इंसान सोशली एक्टिव होता है, जितना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा होते हैं, उतना ही गुस्सा कम आता है। लेकिन अगर वो सोशली एक्टिव नहीं होता या उसके रिलेशनशिप उसको टाइम नहीं देते, तो फिर क्या होता है, ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है। पीपल विद डार्क स्किन, जिनकी डार्क स्किन होती है, सम टाइम मोर डेंजरस देन लाइट स्किन पेशेंट, ठीक है? जिनकी डार्क स्किन होती है वो ज़्यादा कह लो कि डेंजरस होते हैं आपके लिए देन लाइट स्किन पेशेंट। ठीक है? और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि कलर पे मतलब थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। हवा बेओंग ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, जो कि एंगर सिंड्रोम हम इसे कहते हैं या फायर इलनेस कहते हैं। इसको एंगर की सप्रेशन से आप रिलेट करते हो और कोरिया वगैरह में ये औरतों के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि गुस्से की वजह से औरतों को डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी या एंग्जायटी की कंडीशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये आगे बुफे डेल्टा ये कंडीशन है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अंदर एजिटेटिंग एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हमारे पास विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या इंसान के अंदर साइकोटिक सिम्पटम्स जो हैं वो भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 आपने टर्म्स करनी है, हवा बयान एंड बुफे डेलिरेंट, ठीक है? ये चीज़ें जो है ये अंदर से अंडरलाइन करके ये करनी है। ट्रीटमेंट में अगर आप देखो तो एग्रेसिव क्लाइंट का ट्रीटमेंट आप अंडरलाइन कॉज़ के ऊपर होता है कि किस वजह से इंसान को गुस्सा आ रहा है, ठीक है? पहले वो गुस्से की कॉज़ जो होती है वो कम करनी होती है। लिथियम को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है जब भी इस तरह की कोई डिसऑर्डर्स होती हैं। कार्बामेज़ेपिन है या वेलप्रोइक एसिड है, इसको भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में जो है वो उनके ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा एक एंटीसाइकोटिक एजेंट्स होते हैं जिसमें क्लोज़ापिन है, रिस्पेराडोन है, ओलेंज़ापिन है, ये भी थोड़े से इफ़ेक्टिव होते हैं, हम एग्रेसिव पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं। बेंज़ोडाज़ेपिन आ जाते हैं, ओल्डर पेशेंट्स के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन किस चीज़ में कि ये डिमेंशिया जो है वो कॉज़ ना करे, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ-साथ आपने देखने हैं। उसके बाद हैलोपेरिडोल है या लोराज़ेपैम है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो एग्रेसिव बिहेवियर को कम करने के लिए, ठीक है? साथ उन्होंने थोड़ी-सी इसकी डोज़ेज़ भी बताई हैं कि 2 एमजी डोज़ एवरी 45 टू 60 मिनट्स आपने यूज़ करने हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स आपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने एथिकल, लीगल कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में रखना है कि किसी से ज़्यादा जो है वो मसला ना हो। नर्सिंग केयर प्लान है एग्रेसिव बिहेवियर का। डायग्नोसिस सबसे पहले बनाया हुआ है कि बिहेवियर दैट एन इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट इंडिकेटिंग हर पोटेंशियल टू कॉज फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हार्म टू अदर्स।
रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं सारे, ठीक है, और आउटकम्स हैं कि पेशेंट क्या-क्या करने लग जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं एक दफ़ा रीड करके, इसके जैसा नर्सिंग केयर प्लान भी जो है वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी है, लेकिन आप लोग ये सारा ना लिखिएगा, अपने मतलब कोई भी 5 पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगें, वो आप इसमें से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस आ जाता है, जो कि अगेन हमने हार्ट डिज़ीज़ का पढ़ना होता है, और इसमें सबसे पहले क्या-क्या असेसमेंट करनी है भैया, आपने असेसमेंट करनी है कि कौन-कौन से चीज़ें हैं जो कि पेशेंट के अंदर एग्रेशन कॉज़ कर रही हैं, ठीक है। उसके पास प्राइवेसी नहीं है, साइकोलॉजिकल स्पेस नहीं है, या सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिल रहा। कौन-सी चीज़ है जो कि पेशेंट के अंदर, मेरे इंडिविजुअल के अंदर जो है वो क्या कॉज़ कर रही है, एग्रेसिव बिहेवियर या एंगर कॉज़ कर रही है। तो ये हमारे पास 5 फेज़ एग्रेशन साइकिल था जो हमने पीछे पढ़ा। फेजेज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगरिंग, एस्केलेशन, क्राइसिस, रिकवरी, पोस्ट क्राइसिस, यूएचएस में आती भी हैं। ट्रिगरिंग में क्या है कि कोई भी इवेंट जो कि एनवायरनमेंट जो कि क्लाइंट को ट्रिगर कर रहा है कि वो गुस्सा करे, ठीक है? इसके साइन सिम्पटम ये होता है कि इंसान ऐसा-ऐसा रेस्टलेसनेस का शिकार होता है, एंग्ज़ायटी होती है, उसको इरिटेबिलिटी होती है, उसके मसल टेंशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, उसकी ब्रीथिंग इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उसकी वॉइस आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा आना शुरू हो जाती है और वो एंगर में जाना शुरू होता है। एस्केलेशन में क्या होता है, द क्लाइंट रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट एस्केलेटिंग बिहेवियर दैट इंडिकेट मूवमेंट टुवर्ड अ लॉस ऑफ कंट्रोल। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है, जो हमारा क्लाइंट है, वो वाज़ह तौर पर आपको उसकी बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। जैसे फ्लश फेस, यानी उसका फेस रेड हो जाएगा, स्वेरिंग, एजिटेशन, थ्रेटनिंग, डिमांडिंग, मुट्ठियों को वो बिल्कुल बंद कर लेगा, थ्रेटनिंग गेस्चर्स हो जाएँगे उसके। ठीक है? तो ये सारी उसकी एबिलिटीज़ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। क्राइसिस में क्या होता है? इमोशनल एंड फिज़िकल क्राइसिस, क्लाइंट लूज़ेज़ कंट्रोल, क्लाइंट का बिल्कुल कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। स्क्रैचिंग है, किकिंग है, हिटिंग है, स्पिटिंग है, स्क्रीमिंग है, यानी चीखना, चिल्लाना जब बंदा स्टार्ट कर दे ना, तो वो क्राइसिस की स्टेज आ जाती है। रिकवरी में क्या होता है, फिर ऐसे-ऐसे इंसान फिज़िकल और इमोशनल कंट्रोल गेन करना शुरू कर देता है। इसमें फिर उसकी वॉइस लो हो जाती है, मसल टेंशन कम हो जाती है, ठीक है? रैशनल, यानी अब उसकी कम्युनिकेशन भी ठीक होना शुरू हो जाती है। पोस्ट क्राइसिस में मतलब अब वो बिल्कुल ठीक हो गई, यानी क्राइसिस की फ़ेज़ गुज़र चुकी है, वो अपने नॉर्मल लेवल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। और इस फ़ेज़ में क्या होता है, ज़्यादातर इंसान माफ़िया माँगना शुरू होता है कि मतलब मैंने पहले गुस्सा किया था, तो मैं उसके ऊपर जो है वो सॉरी करता हूँ। तो इस तरह से क्राइंग, फिर वो क्राई भी करता है और वो अपोलोजाइज़ भी करता है, ठीक है? तो ये हमारे पास पोस्ट क्राइसिस आ जाता है। तो ये फ़ेज़ेज़ आपने अच्छे से याद करनी है, ट्रिगरिंग है, एस्केलेशन है, क्राइसिस है, रिकवरी है और पोस्ट क्राइसिस आ जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा चल रहा था, असेसमेंट हो गया था, डायग्नोसिस है हमारे पास, ठीक है, इंटरवेंशन है। इंटरवेंशंस आप क्या-क्या कर सकते हैं, मतलब जब भी एग्रेसिव क्लाइंट को आप देख सकते हैं, तो आप उसके लिए ग्रुप एंड प्लान्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है, कार्ड गेम्स है, वॉचिंग एंड डिस्कसिंग मूवीज़ है, इनफॉर्मल डिस्कशंस के अंदर आप उसको जो है वो पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करवा सकते हैं जिसकी वजह से उससे गुस्सा थोड़ा-सा कम हो जाए। स्केड्यूल कर सकते हैं उसके इंटरेक्शंस को, ठीक है? अगर किसी का क्लाइंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो नर्स उसे ऑफ़र कर सकती है कि भई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, कॉन्फ्लिक्ट की रेज़ोल्यूशन करें, तो इस तरीके से जो है वो अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव टेक्नीक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस करना सबसे अच्छा जो है वो सॉल्यूशन होता है। एक्सप्रेसिव थेरेपी जो है वो बहुत बेस्ट होती है। एग्रेसिव बिहेवियर को मैनेज करना है आपने, क्लियर सिंपल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ठीक है? उसको जो है वो रैशनल प्रोवाइड करने हैं कि अगर ये था मसला तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एस्केलेशन फेज़ में मोस्टली लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो अपना एस्केलेशन फेज़ में जो है ना, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, तो नर्स को जो है वो मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है? नर्स को जो है वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। द नर्स शुड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द क्लाइंट इन अ काम फर्म वॉइस। द क्लाइंट शुड बी डायरेक्टेड टू अ टाइम आउट फॉर कूलिंग ऑफ इन अ क्वाइट एरिया और हिज और हर रूम, ठीक है? क्लाइंट को बताना है उसने कि भाई एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने अपना कंट्रोल जो है वो गेन करना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, क्राइसिस फेज़ में क्या करना होता है, पेशेंट को सेफ्टी सिचुएशन में लेके जाना होता है, क्योंकि पेशेंट एग्रेसिव हुआ होता है, तो फिर क्या होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? एस्केलेशन फेज़ में आपने उसका गुस्सा नॉर्मल करने की कोशिश करनी है, अगर किसी तरीके से पोस्ट क्राइसिस में आपने द क्लाइंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम रिस्ट्रेंट, अगर कोई रिस्ट्रेंट वगैरह लगाई है, तो आपने उसको बाहर निकाल देना है। शी मीट्स द बिहेवियरल क्राइटेरिया, द नर्स शुड नॉट लेक्चर और चस्टाइज़, मतलब अपने क्लाइंट को ये नहीं कि खड़े होके बताना शुरू कर देना कि तुमने गलत किया या तुमने ये नहीं किया। तो एक रैशनल मैनर के अंदर जो है ना वो आपने उससे बात करनी है।
ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन आ जाती है कि आपने जितनी भी केयर प्रोवाइड करनी होती है, वो आपने उसको जो है वो बाद में इवैल्यूएट करना होता है कि मैंने अगर क्लाइंट को ये किया तो उससे कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी है, ये जकाहू यानी ये जो जॉइंट कमीशन ऑन एक्रीडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बेसिकली इंटिमिडेटिंग एंड ये जो बिहेवियर वगैरह है इसको बहुत अच्छे से डील किया और इनके ऊपर जो है वो डिस्कशन भी की, ठीक है। इन्होंने बुलिंग का एक टर्म डिफाइन की कि वर्बल अब्यूज जब पेशेंट ज़्यादा करता है, थ्रेटनिंग या ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर यूज़ करता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये बुलिंग है, ठीक है। यानी उसने इसको काम करने से रोक दिया है, उसको स्ट्रेस दिया है या उसको कोई टॉर्चर किया, तो ये बुलिंग के अंदर जो है वो कंडीशन आ जाती है। कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं, ये स्टेप्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रिपेयर करवाना है, प्रोसेस अच्छे से एजुकेट करना है, ठीक है, बिहेवियर्स वगैरह को कंट्रोल करना है। कम्युनिटी बेस्ड केयर है, जिस तरह आपने हर चैप्टर के एंड पे पढ़ी है, आपने इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेना है एंड पे, ठीक है। और इस पे जो है वो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। पॉइंट्स जो आपने कंसिडर करने हैं जब आपने एंग्री हॉस्टाइल पेशेंट के साथ डील करना है, वो कौन-कौन से होते हैं? आपने सिचुएशन जो है वो बतानी होती है। आपने जो एंग्री क्लाइंट होता है उसके साथ आपने ज़्यादा बात नहीं करनी होती, ठीक है? जब वो उसका मूड थोड़ा-सा ठीक हो जाए तो फिर आप उससे जो है वो बात कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस हैं आपके पास नेक्स्ट और की पॉइंट्स हैं जिनको आपने इसके साथ-साथ जो है वो करना है, ठीक है? जो ऑलमोस्ट टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हैं वही ये बाद में एंड पे लिखी हुई हैं, ठीक है? ये भी करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वालेकुम क्या कह रही